Assalamu alaikum students. Continuing the series of pathophysiology, in this video we will discuss the phagocytosis. सेलुलर चेंजेस में हमने पढ़ा कि जो WBCs में तमाम तर चेंजेस हो रही थी वो एक टारगेट को अचीव करने के लिए हो रही थी. दैट टारगेट वॉज phagocytosis, which was the sixth step of cellular changes. उसी फेगोसाइटोसिस को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे. बिकॉज हम सबको पता है कि फेगोसाइटोसिस इज एंगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स बाय द WBCs और ल्यूकोसाइट्स. बट अगर डीपली देखा जाए तो किस तरह WBCs को पता चलता है कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर द सेल्स ऑफ माई बॉडी, और किस तरह वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको मुझे खाना है और दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई बॉडी जिसको मुझे नहीं खाना. और अगर वो इनगल्फ कर भी लेते हैं तो उसके बाद किस तरह डिग्रेडेशन या उनकी किलिंग किस तरह होती है, और किलिंग करने के बाद उनको एक्सक्रीशन और उनकी जो रिमेन डेब्रिस होता है वो किस तरह एक्सक्रीट आउट होता है या डिस्ट्रॉय किस तरह हो जाता है. तो इन तमाम सवालों के जवाब इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे. देखें, जो फेगोसाइटोसिस है उसके बेसिकली 3 फेजेस हैं. नंबर 1 फेज इज़ रिकग्निशन एंड अटैचमेंट. इसमें क्या होता है, जैसे ही एट द साइट ऑफ इंजरी WBCs पहुंचते हैं वो सबसे पहले कोशिश करते हैं ढूंढने की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं. इट मीन्स कि रिकग्निशन वाले प्रोसेस में WBCs आइडेंटिफाई करते हैं विच आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच दे हैव टू फेगोसाइटाइज. अच्छा, तो बेसिकली वो किस तरह ढूंढ पाते हैं, किस तरह जान पाते हैं कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है, वो एक ख़ास प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम सीरम प्रोटीन ऑप्सिन कहते हैं. और इस फैसिलिटी को ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें WBCs आइडेंटिफाई करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बाय मीन्स ऑफ ऑप्सिन प्रोटीन. इस फैसिलिटी को ऑप्सनाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है. और यहाँ पे मौजूद कुछ ऐसे मीडिएटर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन मीन्स ऑफ ऑप्सनाइजेशन प्रोसेस करवाने में. उन मीडिएटर्स में IgG एंड C3b मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं. देखें, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C3b, ये दोनों मीडिएटर्स ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑप्सनाइजेशन में. इट मीन्स कि ये सिग्नल्स देते हैं WBCs को, भाई आओ, ये रहा आपका टारगेट, आओ, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो सिग्नल्स देते हैं WBCs को, भाई कम हेयर एंड ईट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेयर इज़ द सीरम प्रोटीन ऑप्सिन. तो दे हेल्प्स इन ऑप्सनाइजेशन. दीज आर द मीडिएटर्स विच हेल्प्स इन ऑप्सनाइजेशन. जैसे ही रिकग्नाइज करता है उसके बाद उससे अटैच हो जाता है WBCs विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अटैचमेंट के बाद उनको खाना और इनगल्फ करना शुरू कर देता है. एंड दैट इनगल्फमेंट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ फेगोसाइटोसिस. इंगल्फमेंट जिस तरह करता है बाय मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन मूवमेंट, जिसको आपको पता है ऑलरेडी, वो इस तरह ही इंगल्फ करने के बाद इनसाइड द सेल एक वैक्यूल बनाता है जिसको हम फेगोसाइटिक वैक्यूल कहते हैं या फेगोजोम कहते हैं. फेगोजोम अगेन लाइजोजोम्स जो कि WBC सेल के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ मिलकर फेगोलाइजोजोम बनाता है. और उसके बाद होती है किलिंग एंड डिग्रेडेशन, विच इज़ द मेन थिंग हेयर. किस तरह किलिंग होती है, किस तरह डिग्रेड होते हैं. बेसिकली 2 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं. एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है विच मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किस तरह WBCs किल करते हैं बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. और वही WBCs इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ मीन्स ऑफ एंजाइम्स अगर डिग्रेड करें तो वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है. तो सबसे पहले नॉन ऑक्सीजन या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट कहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. देखें, इसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो वहाँ पे मौजूद एंजाइम्स होते हैं जो कि बेसिकली लिकोसाइड ग्लोन्यूल से बनते हैं, वो एंजाइम्स कुछ 5 किस्म के एंजाइम्स मेंशन हैं यहाँ पे. वो क्या करते हैं, इनको डिग्रेड या किल करने में मदद करते हैं. लेकिन याद रहे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें डिफेंसिन, हाइड्रोलेज एंजाइम, लाइजोजाइम एंजाइम, लैक्टोफेरिन एंड प्रोटीएजेस एंजाइम शामिल हैं. अब आते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट में. देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे ही WBCs के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं NADPH ऑक्सीडेज. वो एक्टिव हो जाता है. मतलब विद द contact of WBCs with microorganisms,
वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही मौजूद होता है एक एंजाइम जिसको हम NADPH ऑक्सीडेज कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पे मौजूद जो NADPH है वो कन्वर्ट करता है NADP प्लस हाइड्रोजन आयन में। जैसे ही NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस हाइड्रोजन आयन में, तो वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन, बिकॉज ये रिएक्शंस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहे हैं, तो वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सुपर ऑक्साइड एनॉयन में। दिस सुपर ऑक्साइड एनॉयन इज़ कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल एजेंट। ये हेल्प करता है इन किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियाज में। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं रुकती। ये अपने आप को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए अगेन जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बचते हैं उनके साथ मिलके कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज़ अगेन कंसीडर्ड एज द स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियोसाइडल, विच मीन कि जो सुपर ऑक्साइड एनॉयन था वो भी बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए या बैक्टीरियाज़ को जो ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो अपने आप को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल के मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट बन जाता है। बात यहाँ पे भी नहीं रुकती। उसके बाद अगेन वहाँ पे मौजूद माइलोजीनियस पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे एक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलाइड्स आयन, और वो कन्वर्ट होता है हाइपोक्लोरस एसिड में और वाटर में। यहाँ पे जो हाइपोक्लोरस एसिड बनता है ये एक्ट करता है या ये कंसीडर्ड होता है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एजेंट के तौर पर। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं कई बार BCQs इस तरह आते हैं कि जो कुछ एंजाइम्स, मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है अगेंस्ट द बैक्टीरियाज, मतलब which enzyme is the strongest bactericidal converting agent। किस तरह कौन सा एंजाइम होता है, तो वो माइलोजीनियस पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। तो हाइपोक्लोरस एसिड ये जो केमिकल है ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज के अगेंस्ट काम करता है। इट मीन्स कि बैक्टीरियोसाइडल स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरियोसाइडल एजेंट है, यही कुछ इसके अंदर होता है। उसके बाद जो भी डेब्रिस बचता है या जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अगेन डिस्ट्रॉय होते हैं बाय द लाइजोसोमल एसिडिक एंजाइम्स के थ्रू। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के बाद हम एक्यूट इन्फ्लामेशन जैसे कि हम कर रहे थे, तो एक्यूट इन्फ्लामेशन में उसका आउटकम को डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। देखें, एक्यूट इन्फ्लामेशन में हमने सब कुछ पढ़ा, हमने उसकी चेंजेस, वेस्कुलर चेंजेस वगैरह सब कुछ पढ़ा। इसमें एक टॉपिक रहता है केमिकल मीडिएटर्स को, कि वो कौन कौन से मीडिएटर्स हैं जो कि वेजोडाइलेशन, वेजो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। जो भी कुछ सेलुलर और वेस्कुलर इवेंट्स के अंदर जो कुछ भी हुआ है, जितनी भी चेंजेस आई हैं, उन तमाम चेंजेस के पीछे कुछ ऐसे केमिकल्स थे, कुछ ऐसे मीडिएटर्स थे जो कि हेल्प करवा रहे थे। उन मीडिएटर्स को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आउटकम मैं आपको बता देता हूँ कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के दो मैक्सिमम आउटपुट हो सकते हैं या आउटकम्स हो सकते हैं। सबसे पहले या तो रिजॉल्व हो जाएगा या तो फिर वो कन्वर्ट होगा मज़ीद क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की तरफ। रेजोल्यूशन के अंदर भी 3 किस्म की रेजोल्यूशन हो सकती है, या तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, बात ख़त्म, जंग हमने जीत ली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार गए, उनको हमने ख़त्म कर दिया एंड इन्फ्लामेशन कम्स ओवर आउट। लेकिन जो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं होता तो समटाइम्स वहाँ पे स्कार आपने देखा होगा या फाइब्रोसिस वगैरह हो जाती है। तो स्कार डेवलपमेंट अगर हो वो भी इसका आउटकम हो सकता है, या तो फिर वहाँ पे एब्सेस वगैरह फॉर्म हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है जिसमें कलेक्शन ऑफ पस और बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं, वहाँ पे एक्सीडेशन वगैरह हो जाती है। तो दिस एब्सेस फॉर्मेशन कैन बी कंसीडर्ड इन द रेजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेशन। So in our next topic, we'll discuss the chemical mediators. Stay connected, stay blessed. Thank you for your attention.